यह जो आया है वो अनुराग के परिवार को शांति, सुख, समृद्धि देने वाला है। उनके बहनों को ताकत देने वाला है। उनकी माँ को हृदय को थोड़ा-सा सुकून देने वाला है। क्या आपकी जानकारी में कभी ऐसा फैसला आया हो कि जो इस ऐसे केसेस में 6 पन्ने का फैसला आया? तो वो आदेश एक ऐतिहासिक आदेश है जो एक नज़ीर बनेगा। आप ये जो आरोप लगा रहे हैं सरकार के ऊपर और सरकार के मंत्री के ऊपर, क्या एक आप ये वकील की हैसियत से लगा रहे हैं या फिर एक नेता की हैसियत से? उस पे 76,000 कुछ रुपए का जुर्माना भी उनके ऊपर लगाया गया। 30 अक्टूबर की वो काली सुबह जो एक जनपद जौनपुर के लिए दुखमय रहा, और वो दुख जनपद जौनपुर ही नहीं पूरा देश प्रदेश लगभग साल भर तक झेलता रहा। जी हाँ, नमस्कार, मैं आशीष, आप देख रहे हैं निष्पक्ष दर्पण न्यूज और मेरे साथ अधिवक्ता सत्यवीर जी हैं जो एक न्याय की लड़ाई, लगभग 1 साल पुराना केस जिसको देखते चले आ रहे हैं। आज उस मामले में एक सुनवाई हुई है, एक फैसला आया है, जो फैसला उस परिवार के लिए एक काफ़ी जो है एक हिम्मत देने वाला, प्रेरणा देने वाला फैसला आया है। और ये अधिवक्ता जी जो हैं, इनके लिए भी एक प्रेरणा है, जो इस दौर में आज जहाँ एक तरफ लोगों का भरोसा उठ रहा है, वहीं दूसरी तरफ आज इस अधिवक्ता की वजह से एक न्याय आया है, एक परिवार को उम्मीद जगी है। आप माननीय सत्यवीर जी हैं, अधिवक्ता कलेक्टेड परिषद जौनपुर के, और इनके ही देख रेख में ये फैसला आया है अनुराग यादव हत्याकांड की। आइए हम बात करते हैं उस विषय पर, उस हत्याकांड पर और इस फैसले पर कि क्या फैसला आया है और आगे क्या इसका अपडेट रहेगा। जो इसको आरोपी बनाए हैं उनको किस प्रकार से क्या सजा मिलेगी। सर, आज जो ये फैसला आया है अनुराग यादव के पक्ष में आया है, कैसे, कितनी जो है कि आपकी परिश्रम से ये फैसला आया है? नहीं, ये परिश्रम तो हमारा है ही है, लेकिन आज से 1 साल पहले इसमें कुछ 5-6 दिन बचे हुए हैं। जी। एक नौजवान जो इस देश का भविष्य था, जो इस देश को तरक्की की राह पे, इस देश को खेल के माध्यम से एक नया आयाम पे पहुंचाने वाला था, एक बंजर खाते पे बने मकान को लेके विवाद के चक्कर में उस नौजवान को गला काटकर उसकी हत्या कर दी गई। गांव वालों ने, मीडिया कर्मियों ने यह कहा कि इस मकान की वजह से इस नौजवान की हत्या हुई है। ग्राम प्रधान के द्वारा यहाँ तहसीलदार कोर्ट में धारा 67 की कार्रवाई के लिए मुकदमा दाखिल किया गया कि उस मकान को गिराया जाए। उसके बाद लंबी प्रक्रिया चली, तकरीबन 6 महीने 7 महीने तक वो प्रक्रिया चलती रही अनुराग यादव को न्याय दिलाने के लिए, उस मकान को गिराने के लिए। उसमें हम मुझसे 2-3 पत्रकार मिले, राजन मिश्रा मिले, आशीष श्रीवास्तव मिले, अमित सिंह करके, अमित श्रीवास्तव, सुशील मिश्रा, इस तरह के 4-5 यूट्यूबर्स लोग हमसे मिले। उन्होंने हमसे कहा कि सत्यवीर भाई आप इस मुकदमे को देखिए। फिर उन लोगों ने मुझे अनुराग के पिताजी से मिलवाया कि इस तरह से चीज़ें हुई हैं। आज से तकरीबन 3 या 4 महीने पूर्व मैंने उस मुकदमे को देखना शुरू किया। फिर मैंने जब फाइल को देखा और उसमें देखा कि सारी चीज़ें ठीक चल रही थी, लेकिन वह जो नंबर 932 था वो मिलजुमला नंबर था। मिलजुमला नंबर में क्या होता है कि आप ये तय नहीं कर पाते हैं कि कौन सा नंबर कहाँ पर है और क्या बंजर खाता है, क्या आबादी है या क्या भूमधरी है, वो तय नहीं हो पाता है। तो फिर मैंने निवेदन किया ग्राम प्रधान से, उनके तरफ से मैंने एक अपर जिलाधिकारी भू राजस्व के न्यायालय में एक मुकदमा दाखिल करवाया 30-2 में, जिसमें फाट होता है कि अलग अलग नंबरों का फाट होता है। तो उसमें एक नीचे बहुत सारी प्रक्रिया के तहत एसओसी के यहाँ, सीओ के यहाँ से फाइल जो है ट्रेसर के यहाँ गई, ट्रेसर के यहाँ से नाप हुआ, फिर वो वापस आया सीआरओ साहब के यहाँ, वहाँ से फिर एक आदेश हुआ, उसमें फाट पड़ गया। जब फाट पड़ गया, कलर्ड फाट पड़ा, पीला, हरा और जैसे अलग अलग फाट पड़े, उसमें क ख ग अलग हो गए। वो उसके बाद वो दाखिल होता है फिर तहसीलदार साहब के यहाँ। फिर तहसीलदार साहब ने उसको आरआई की आख्या मांगी नीचे, फिर लेखपाल और कानूनगो ने उसको वापस से पुनः नापा। नापने के बाद जो उसकी रिपोर्ट उन्होंने तहसीलदार को दी,
उसमें यह दर्शाया कि 932 जो क आ रहा है जी वो बंजर खाता है, जी और बंजर खाते में एक 2 तल्ले का मकान बना हुआ है। वह मकान लालता का है जो अवैध है। फिर तहसीलदार साहब ने उसको जो है आरआई को बुलाया, और जो लालता के अधिवक्ता थे उनके सम्मुख उसकी नाप कराई, और फिर लालता के अधिवक्ता ने उस पर आपत्ति देने का समय लिया। जी इन सब प्रक्रिया में फिर एक एक दिन की तारीख पड़ गई थी। जी एक दिन 2 दिन, एक जैसे आज 10 को पड़ी, फिर वो 12 को पड़ी, फिर वो 14 को पड़ी, फिर 15 को पड़ी, फिर 16 को पड़ी, और मुझे खुशी है कि शायद 16 तारीख को वो फाइल आदेश में चली गई। 16 को ही गई ना, 16 को आदेश में गई। फिर बीच में दीपावली की छुट्टी पड़ गई। हम लोगों ने निवेदन किया तहसीलदार साहब से कि जो है इसको आप पहले ही कर लीजिए, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के तहत उनको बहुत सारी चीज़ें उसमें देखनी पड़ती हैं, तो उन्होंने आज के दिन को उसको रखा। 16 तारीख के बाद 19 तारीख के बाद जो है ये 24 तारीख को आज कचहरी खुला है। जी जी और मुझे खुशी इस बात का है कि आज जब आदेश आया है 550 पे आया है, 550 या 555 पे, तो वह आदेश एक ऐतिहासिक आदेश है जो एक नजीर बनेगा। जी 6 पन्ने का आदेश है जिसमें यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि उस बंजर खाते की भूमि पर बने अवैध मकान को तत्काल प्रभाव से गिरा दे, उसका अतिक्रमण को हटाने का आदेश तहसीलदार साहब के यहाँ से हुआ, और उस पर 76,000 कुछ रुपए का जुर्माना भी उनके ऊपर लगाया गया है। तो मुझे इस बात की खुशी है कि एक लंबे अरसे बाद इस तरह का जो आदेश आया है जी जी वह दिल को सुकून देने वाला आदेश है, वह न्याय का आदेश है, और निश्चित रूप से इस आदेश की से बहुत सारे जो अपराधी हैं वो अपराध करने से डरेंगे। क्या आपकी जानकारी में कभी ऐसा फैसला आया हो कि जो इस ऐसे केसेस में 6 पन्ने का फैसला आया हो? नहीं, मैं बताया, मैं अधिवक्ता हूँ, मेरे पिताजी भी अधिवक्ता हैं, श्री विजय प्रताप सिंह। मेरे पिताजी कलेक्ट्रेट अधिवक्ता संघ के 2 बार के अध्यक्ष रहे। मैं पैदा ही हुआ हूँ वकालत के पेशे में। मैंने बचपन से ही वकालत को, कचहरी को, मुकदमे को मैंने देखा है। अब तक इस तरह का कोई भी फैसला 6 पन्ने का जजमेंट धारा 67 में नहीं आया है। यानी कि एक ये ऐतिहासिक ऐसा फैसला है और ये ऐसा फैसला है कि हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे तो अपने मकान को ये बचा नहीं पाएंगे, वो मकान जमीन 200 का गिरेगा। मतलब कि अब इनको कहीं भी कोई राहत में नहीं मिलने वाली इस मकान को। मैं तो इसीलिए धन्यवाद दे रहा हूँ तहसीलदार महोदय को कि देखो नौजवान तहसीलदार हैं, जी और जो एक सोच है, जो एक ऊर्जा उनके अंदर है, जी 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 वो निश्चित रूप से इस देश को तरक्की पे ले जाने वाला है। जिस तरह से उस नौजवान तहसीलदार के ऊपर सरकार के मंत्री संतरी विधायकों का जितना दबाव था, उस दबाव को दरकिनार किया और उसके बाद वो इस तरह का फैसला दिए हैं, तो निश्चित रूप से ये फैसला इस देश को तरक्की पे ले जाने वाला फैसला है, नौजवानों को ताकत देने वाला फैसला है, और इस फैसले की वजह से बहुत सारे अपराधी अब अपराध करने से डरेंगे। हाँ, मैंने आपकी ये जो बातें अभी आपने कही है, जो लाइन कही है कि सरकार का दबाव, मंत्री का दबाव, कि मैंने पहले भी सुन चुकी है। ये आप किस आधार पे कह सकते हैं कि ये मंत्री का या सरकार का दबाव है? फैसला ये देखो, आया 2-3 इसके चीजें बावजूद। ऐसी है कि मंत्री भी गए थे अनुराग के घर, सांत्वना दे के आए थे। पूरा का पूरा राजस्व का विभाग, राजस्व की टीम गई थी। एक चस्पा नोटिस जो आज आदेश हुआ है वो पहले ही वहां हो चुका था उस मकान को गिराने का, लेकिन 1 साल हो गया बॉस, 1 साल तक वो मकान गिरा नहीं, नोटिस बेअसर हो गया। जिला अधिकारी महोदय के ऊपर क्या दबाव मुझे पता नहीं, वो मकान नहीं गिरा, लेकिन वो मकान आज कानूनी प्रक्रिया के तहत जमींदोज होने का आदेश हो गया है। तो क्या आपको लगता है अगर ये दबाव था या है तो आज निर्णय कैसे मिला? मैंने कहा ना कि न्यायपालिका से ऊपर कोई नहीं है। आज भी तो दबाव उनके ऊपर हो सकता कानून, मैं धन्यवाद किस लिए दे रहा हूँ तहसीलदार साहब को, दबाव से ऊपर उठ के मैं नौजवान तहसीलदार को धन्यवाद इसलिए दे रहा हूँ, तहसीलदार साहब ने जिस तरह से इस दबाव को दरकिनार कर दिया, वो कोई प्रेशर नहीं लिए। ये संदेश है हिंदुस्तान के उन नौजवान अधिकारियों का के ऊपर कि भैया, जिस तरह से जौनपुर के सदर के तहसीलदार ने जो फैसला दिया है,
आप सब लोग भी उसी जुनून, उसी जज्बे, उसी ताकत के साथ जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई करिए, जो बेचारे पीड़ित हैं उनको न्याय दीजिए। निश्चित रूप से हम सब लोग इस देश के संविधान को, इस देश की न्यायपालिका को मजबूत करने में आगे जाएंगे और एक संदेश लोगों को आप ये जो आरोप लगा रहे हैं सरकार के ऊपर और सरकार के मंत्री के ऊपर, क्या एक आप ये वकील की हैसियत से लगा रहे हैं या फिर एक नेता की हैसियत से? विपक्षी नेता, नहीं, विपक्षी नेता, देखो विपक्ष क्या होता है, विपक्ष बात सही करता है। और मैं धन्यवाद देता हूं आपको कि आप चौथे स्तंभ के एक मजबूत सिपाही हैं जो हमारी इस बात को रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन चलाइएगा भी इस बात को। हम सब लोग जो चौथे स्तंभ, हम जो बात करते हैं, अगर चौथा स्तंभ उसको मजबूती के साथ सामने रख दें। आज क्या है, आज राहुल गांधी जी एक विपक्ष की भूमिका मजबूती के साथ निर्वहन कर रहे हैं। आप हमें क्या बताइए कि जो और चैनल के लोग उसको चलाते हैं? नहीं चलाते हैं। जिस दिन राहुल गांधी जी की या विपक्ष की बात को मजबूती के साथ मीडिया रखने लगे सामने, नरेंद्र मोदी 1 मिनट नहीं बैठ पाएंगे। नरेंद्र मोदी, आप हमसे बैठ कितना सवाल पूछ ले रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की किसी नेता को बुला के इतनी बात आप कर लीजिए, बात ही नहीं उसके पास। उसके ऊपर हिंदू मुस्लिम, उसके अलावा उसके पास शब्द ही नहीं है। हम तो आपसे तार्किक बात कर रहे हैं, हम आपसे धारा 67 की बात कर रहे हैं। मैं ठीक है, मैं अधिवक्ता भी हूं, मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के किसी अधिवक्ता को बुला लीजिए, करा लीजिए डिबेट। आइए, हम लोग कानून के रक्षक हैं, संवैधानिक रूप से संविधान को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम सब लोग इस देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाने वाले लोग हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने वाले लोग हैं। और निश्चित रूप से यह देश संविधान से चलेगा, यह देश न्यायपालिका से चलेगा, यह देश व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से चलेगा। सबके काम अलग अलग हैं, लेकिन सब मिलकर इस देश की बुनियाद को मजबूत करके एक मजबूत इमारत खड़ा करने का काम है। ये जो आरोपी थे लगातार जेल से बाहर निकलते आए हैं, एक आरोपी को छोड़कर। ऐसे में आज जो निर्णय आया है, इस निर्णय को देखते हुए देर आया दुरुस्त आया, अनुराग यादव के परिवार के पक्ष में आया। ऐसे में क्या ये जो आरोपी बनाए गए हैं उनको वो सजा मिलेगी जो उनको वो सजा क्यों नहीं मिलेगी? आज तो मैं वो राजन जर्नलिस्ट जी के चैनल पे देख रहा था कि उन्होंने वहां के दीवानी न्यायालय के अधिवक्ता का जो उन्होंने बयान लिया है, उन्होंने कहा कि चार्ज बन गया है और उन्होंने कहा कि जो है इसको फांसी होगा, तो फांसी होगा। जब चार्ज बन गया है, उसके ऊपर आरोप तय हो गया है, तो कितना जाएंगे? महीना, 2 महीना, 3 महीने ट्रायल चल रहा है, जाएगा मुकदमा, वो जेल जाएगा, उसको फांसी होगी। हत्या करके आप बच नहीं सकते हैं। आपने गलत काम किया, बंजर खाते की भूमि में मकान बनाया, मकान गिरने का आदेश हुआ ना, आपने हत्या की है, आपको फांसी सजा होगी, कोई रोक नहीं पाएगा। जो आज का निर्णय आया उसे आप किस नजरिए से देखते हैं? अनुराग के परिवार को आप क्या समझाना चाहेंगे? यह जो आया है वो अनुराग के परिवार को शांति, सुख, समृद्धि देने वाला है, उनके बहनों को ताकत देने वाला है, उनके माँ को हृदय को थोड़ा सा सुकून देने वाला है, उनके बूढ़े बाप को जिनकी आंखों की रोशनी चली गई, अस्पताल में भर्ती है, उसको शांति देने वाला है, उसको सुकून देने वाला है और उसको ताकत देने वाला है। तो मैं ऐसे परिवार के साथ मैं खड़ा हूँ और मैं धन्यवाद देता हूँ आप सबको, आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ, मैं आपके दर्शकों को धन्यवाद देता हूँ कि आपने जिस मजबूती, शिद्दत के साथ हमारे भाई के चैनल को देखा, उस चैनल के माध्यम से आपने हमको देखा, हमें ऊर्जा दी, ताकत दी। इसके लिए मैं आप सबको बहुत धन्यवाद देता हूँ और मैं निवेदन करता हूँ कि इसी तरह से आप निष्पक्ष होकर जो चौथा स्तंभ का कर्तव्य है उसको पूरा करते रहिए। सत्यवीर जी, ये जो फैसला आया है आज का अहम फैसला, और इस फैसले को लेकर और आप ये जो दर्शक हैं ये कहीं ना कहीं कमेंट में आपके लिए आज जरूर भरमार लगाएंगे, और पहले भी आ चुका है कि सत्यवीर जी को सलाम, सत्यवीर जी को बहुत साहसी है, और काफी लोग जो है ये कहते चले आए हैं। आप उनके लिए क्या कहेंगे? मैं देखो भैया, मैं आपके दर्शकों से निवेदन करता हूँ, मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूँ, मैं लड़ाई तो मजबूती के साथ जहां रहता हूँ लड़ता हूँ, और मैं आगामी बदलापुर विधानसभा में चुनाव लड़ना चाहता हूँ। मैं कांग्रेस पार्टी से और सपा के गठबंधन से लड़ना चाहता हूँ, तो आप प्यार दिलवा दीजिए सबसे, और आप सब लोग मेरे साथ रहिएगा, मुझे भविष्य में आप लोग ताकत दीजिए। आप सब लोगों ने जिस तरह से अनुराग के परिवार को ढाढ़स बनाया है उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, ये थे अधिवक्ता सत्यवीर जी जो अनुराग यादव
के आरोपियों का जो मकान सरकारी जमीन में बना हुआ था, उसको एक प्रयास कर रहे थे अनुराग यादव के परिवार को न्याय दिलाने के लिए। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। बने रहिए निष्पक्ष दर्पण न्यूज के साथ। धन्यवाद।